लिखो डिक्टेशन नंबर 7 सचिवालय की है। 5 अगस्त को पूरी दुनिया के शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। एक दिन बाद जिसे क्रैश समझा जा रहा था, उसे इस बाजार के अंदर यह एक घटना बताया गया। लेकिन विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या सबसे बुरा समय बीत चुका है या अभी आना बाकी है। इसका ईमानदार जवाब है, हम नहीं जानते। आप हमें सच में ही यहाँ पर अब बताना होगा। हम शेयर बाजार के अपने ज्ञान का लाभ यहाँ इस तर्क के आधार पर उठाकर अरबों डॉलर कमा रहे होते, लेकिन हकीकत यह है कि एक अस्थिर शेयर बाजार या यहाँ तक कि एक शांत शेयर बाजार के बारे में भी कोई सटीक भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना या इस बात का एक दुष्कर कार्य है। अमेरिकी फंड रिजर्व के चेयरमैन ने यह मार्च 2000 में इस बात पर यह प्रश्न किया और आगे की कार्यवाही में 1995 से ही अमेरिकी शेयर में यहाँ तर्कहीन उत्साह के प्रति चेतना शुरू कर दिया था। इसलिए इस लेख में हम भविष्यवाणी करने से बचेंगे, लेकिन अतीत को समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। यह कि सोमवार को जैसे बाजार टूटा, उसके पीछे क्या कारण था। इसकी शुरुआत जापान के यहाँ बेंचमार्क की एक विशेष कार्यवाही के दौरान सोमवार को 12% की गिरावट के साथ यह घटना हुई, जिसके बाद अन्य एशियाई देशों और यूरोप के शेयरों में भी गिरावट आई। अमेरिका में कुछ कम नाटकीय लेकिन पर्याप्त गिरावट हुई। इस व्यवस्था को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि बाजार की स्थिति कभी बढ़ती है तो कभी उछाल में आती है, जैसा कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश बाजारों के शेयरों में हुआ। यहाँ इस गिरावट में अमेरिकी रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने यहाँ मौद्रिक नीतियाँ कायम की हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ अन्य पिछले 2 वर्षों में अमेरिकी मुद्रास्फीति का विकास हुआ और उस पर नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों में लगातार वृद्धि की गई, जबकि बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में अपनी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था। हमने निवेशकों के लिए डॉलर या यूरो या जिस प्रकार की स्थिति है उसी का समावेश किया और इसी में निवेश के लिए सस्ती दरों पर जापान की मुद्रा येन में उधार लेने का अवसर खोल दिया। इससे येन कमज़ोर हो गया। कमज़ोर येन ने निर्यात को बढ़ाया और जापानी निर्यातकों को अपनी कमाई डॉलर में रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे येन की मांग कम हो गई और येन और कमज़ोर हो गया। इस प्रवृत्ति को देखते हुए निवेशकों ने येन की टूटन पर दाव बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह था कि येन को यहाँ आगे बढ़ाने में मूल्य और इसका गिरता गया। उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ऑफ जापान और कार्यवाही नहीं करेगा और फेड अपनी ब्याज
दर में कटौती करेगा, लेकिन इसके बजाय 31 जुलाई को बैंक ऑफ जापान ने अपनी बेंचमार्क दर 0% से बढ़ाकर यहाँ 3% कर दी। येन के मूल्यों में और गिरावट पर दांव लगाने वाले निवेशक यहाँ घबरा गए और अपने नुकसान को कवर करने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। नतीजा यह रहा कि येन की कीमत में वृद्धि हुई, जिससे जापानी शेयरों में गिरावट आ गई, लेकिन एक दिन बाद ही शेयरों में उछाल यह दर्शाती है कि निवेशक जापानी कंपनियों को बहुत अधिक संकट में नहीं मानते हैं। इस सप्ताह की गिरावट या सुधार के अलावा वैश्विक टेक दिग्गजों के शेयरों में भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। जुलाई के मध्य में यहाँ अन्य प्रकार की गिरावट आई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए शेयर बाजार पर कुछ नया नियंत्रण करने की कोई उम्मीद को हम नहीं दर्शाते हैं। अमेरिका में उपस्थित सूचकांक, जो व्यापारियों द्वारा खुद को बचाने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को मापता है, इस सप्ताह भी तेजी से बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि डर का माहौल जारी है। कई लोगों को डर है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है, हालांकि इसकी बुनियादी स्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के आदेश जारी करता है। और यह बात है कि यह सच है कि पिछले सप्ताह की जब मार्केट रिपोर्ट उम्मीद से कुछ कमज़ोर थी, लेकिन 4% की बेरोजगारी दर इस बात का संकेत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। लेकिन मौजूदा क्रैश और कनेक्शन के बावजूद अमेरिकन स्टॉक असंतुलित बना हुआ है। यही हालत भारतीय स्टॉक की भी है। इस सप्ताह हमने बाजार में जैसी उथल पुथल देखी, वह अगले सप्ताह भी जारी रह सकती है, जैसा कि यहाँ अन्य प्रकार की कंपनियों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है और इसी आधार पर उनको काम करना है। दृष्टिकोण बहुत गहरा शब्द है, चूँकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दृष्टि हमेशा किसी कोण में टिकी हुई है। हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं, किसी कोने में बैठकर दुष्कर या सिमट कर देखते हैं। अवसर यह कहता है कि हम कुछ ज़्यादा विकास करने का सोच विचार करें। अमूमन हमारे जन्म का संयोग हमें किसी कोने में बैठा देता है। बाकी जीवन हम उसी कोण से जो कुछ दिखता है उसे अपना मत, अपनी विचारधारा या अपने दर्शन की तरह पेश करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के लिए आरक्षण में अंदरूनी विभाजन को वैध करार देने के फैसले में अपनी बहस ने दृष्टिकोण के खेल की याद दिलाई है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लोहिया के समाजवाद में दीक्षा ले रहा था और दलित आदिवासी आरक्षण का समर्थक नहीं करते थे। तब तक यहाँ मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था और मेरे यहाँ विचारों के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। उस दिनों अपनी रिश्तेदारी व जान पहचान के लोगों में आरक्षण की आलोचना सुनने को मिलती थी। उनसे बहस हो जाती थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही आरक्षण के बारे में उनकी दृष्टि बदलने लगी।
अब वे सामाजिक न्याय की बात करने लगे। कभी कभार फूले अंबेडकर का जिक्र भी आने लगा। अब शहरी और अपेक्षाकृत संपन्न यादव समाज के लोगों में भी इस बात को लेकर अब इस आरक्षण की बात आगे बढ़ रही है। विरोध सुनने में आता है तो सोचता हूँ, क्या उनकी दृष्टि का उस कोण से संबंध है जहाँ जीवन उन्हें ले आया है। स्टॉप।